अंग्रेजी भाषा में पुरुष को ही कह के संबोधित करते हैं और स्त्री को शी। स्त्री के संदर्भ में ये जो ही के आगे एक एस लगाया जाता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है सुपीरियर के लिए। शी यानी सुपीरियर ही। औरत क्यों सुपीरियर है? क्योंकि उसके बिना न जीवन की कल्पना की जा सकती है, न संसार की, और न ही संबंधों की। हमें जिंदगी के हर मोड़ पर स्त्री का साथ और सहयोग चाहिए। सृष्टि का चक्र अविरल चलाने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने को बहन, कहानी सुनाने को दादी, जिद पूरी करने के लिए मौसी, मन का खाना खिलाने के लिए भाभी, और हमारी कमीज के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक सबको जोड़ने के लिए पत्नी। नारी के ये जितने भी रूप मैंने आपको गिनवाए, इन सब का आरंभ होता है बेटी से। इसलिए पहले बेटियों को बचाना और फिर उनको पढ़ाना जरूरी है, हमारा और आपका परम कर्तव्य है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज भारत का युग में वो बात होगी जो साल के 12 महीने 365 दिन होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे बेटियों की, महिलाओं की, उनके सशक्तिकरण की। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम हैं किए, हमने तुझ पे हजारों जुल्म हैं किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा ये आंगन मेरा, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। स्वानंद किरकिरे की ये पंक्तियां उस भूल का नक्शा खींचती हैं जो इस देश में बरसों बरस होती आई। लेकिन वक्त बदला, हम अंधी नींद से जागे। आज से ठीक 7 साल पहले इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान का मकसद था लड़कियों का जन्म, उनकी परवरिश और शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हो और बराबरी के अधिकार पाकर वो देश की सशक्त नागरिक बने। अगर मैं मेरा नाम शीतल से शेखर कर दूं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा और पढ़ने दोगी? पापा, अगर मैं अपना नाम राधिका से राहुल कर दूं, तो क्या आप मुझे किसी दूर शहर में पढ़ने भेजेंगे? सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? सपना हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों का क्यों, बेटियों का क्यों नहीं? ये बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन अफसोस यह है कि देश में बेटियों को बराबरी का मौका देना तो दूर, ये सवाल पूछना भी गुनाह माना जाता है। बेटों की चाह में बेटियों को कोख में मारने वाले माँ बाप देश के गुनाहगार तो हैं ही, वो मानवता के भी गुनाहगार हैं। लेकिन इस देश में ऐसे माता पिता भी हैं जिन्होंने बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, गायिका लता मंगेशकर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, भारत से पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली बॉक्सर मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल देश की उन बेटियों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इनकी सफलता का बड़ा श्रेय इनके माता पिता को जाता है जिन्होंने इन्हें इस काबिल बनाया। इनकी तरह भारत की करोड़ों बेटियां देश का नाम तभी रोशन कर पाएंगी जब वो जिंदा रहेंगी। भारत में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का कम होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सदियों से फैली एक सामाजिक कुरीति का नतीजा है। भारत में खराब जेंडर रेशियो की बड़ी वजह बचपन में लड़कियों की उपेक्षा की वजह से छोटी उम्र में मृत्यु होना रही है। इसके अलावा बच्चा जन्म देते वक्त माताओं की मौत, जन्म से पहले बच्ची की कोख में हत्या, जन्म के बाद बचपन में लड़कियों की हत्या भी बड़ी वजहों में से है।
भारत में जन्म के समय का बच्चों के लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 1961 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में 0 से 6 साल के बच्चों का अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 976 लड़कियों का था। साल 1991 में यह गिरते गिरते 945 पर आ गया। 2011 में यह अनुपात 919 पहुंच गया, जो कि आजाद भारत में सबसे खराब अनुपात था। सबसे ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह आंकड़ा प्रति 1000 लड़कों पर 929 लड़कियों पर पहुंच गया है, जो मामूली सुधार दर्शाता है। इसमें खास बात यह है कि कुल आबादी में लिंगानुपात शहरों के बजाय गांवों में बेहतर है। इस सुधार की एक बड़ी वजह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले यानी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की थी। इस अभियान का मकसद देश में लड़कियों का जन्म, उनकी परवरिश बिना किसी भेदभाव के करने का है। मां खुद जब बच्चों को खाना परोसती है, खिचड़ी परोसी गई हो और घी डाल रही हो, तो बेटे को तो 2 चम्मच घी डालती है और बेटी को 1 चम्मच घी डालती है। और जब, मुझे माफ करना भाइयों बहनों, यह बीमारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, यह हमारे देश की मानसिक बीमारी का परिणाम है। और बेटी को, अगर बेटी कहे कि ना मम्मी मुझे भी 2 चम्मच दे दो, तो मां कहते से डरती नहीं है, बोल देती है, अरे तुझे तो पराये घर जाना है, तुझे घी खा करके क्या करना है। खुशी की बात यह है कि यह मुहिम रंग ला रही है। इन 7 सालों में जन्म के समय का जेंडर रेशियो यानी लड़के और लड़की का अनुपात थोड़ा सुधरा है। यह शुभ संकेत है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। और यह बात आपको बताते हुए मेरी आंखें गर्व से चमक रही हैं। भारत में आज लगभग हर अस्पताल और क्लिनिक के सामने आपको यह संदेश लिखा मिल जाएगा कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता और यह कानूनन अपराध है। दरअसल अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भ्रूण के स्वास्थ्य को जांचने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बेटों की चाह रखने वाले भारतीय समाज में इस सुविधा का इस्तेमाल बेटियों को कोख में मारने के लिए किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 से पहले लिंग परीक्षण कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। 1994 में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के तहत जन्म से पहले लिंग परीक्षण पर बैन लगाया गया। इस कानून के तहत लिंग चयन के लिए भ्रूण की जांच कराने पर 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस तरह की जांच करने वाले डॉक्टर एवं तकनीकी सहायक को भी 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी कभी बुरे लगते हैं। इस कुरीति का अंत करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए नए सिरे से काम शुरू किया। कोशिश यही थी कि भारत में आजादी से पहले जो जेंडर रेशियो था उससे भी बेहतर रेशियो आज हो। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक साल 1901 में देश में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 972 महिलाएं थीं। आजादी के बाद 1951 में यह अनुपात घटकर 946 हो गया था। 1991 में यह अनुपात 927 तक पहुंच गया था, जो कि पिछले 100 साल का सबसे खराब अनुपात था। लिंग परीक्षण कानून आने और लोगों में जागरूकता बढ़ने से 2011 में यह रेशियो 943 हुआ। सबसे ताजा यानी नवंबर 2021 में जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक
देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। इस सर्वे के मुताबिक कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। मैं मुंबई में रहता हूं और वहां अक्सर ऑटो रिक्शास के पीछे एक लाइन लिखी हुई देखता हूं, मुलगी शिकली प्रगति जाली। बड़ा संदेश है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी तरक्की होगी, तभी प्रगति होगी। बेटी को पढ़ाना दरअसल पूरे परिवार को पढ़ाना है। बेटी बड़ी होकर पत्नी बनती है, मां बनती है, वो बच्चों को जन्म भी देती है और उनके चरित्र का निर्माण भी करती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो जाहिर है बच्चों को सही परवरिश देगी, सही दिशा देगी। बेटियों की पढ़ाई के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सब का लक्ष्य एक ही है, महिला सशक्तिकरण, औरत को मजबूत करना, ताकि वो अपने आप को किसी से कम या छोटा ना समझे। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बराबर नहीं है। सरकारें इसे सुधारने में अब तक नाकाम रही हैं। बेटियों को बुनियादी शिक्षा ना मिलना ही इस नाकामी की जड़ है। इसलिए बेटियों को पढ़ाना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, फिल्म अभिनेत्री जूही चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली फोगाट बहनें हरियाणा की उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन विडंबना यह है कि हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहां जन्म के वक्त सबसे खराब जेंडर रेशियो है। हालांकि 2015 के बाद स्थिति काफी सुधरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में 834 लड़कियां थीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक 2015-16 में लड़कियों का अनुपात 836 था और अब सबसे ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2020-21 में यह रेशियो 893 हो गया है। जहां तक देश में सबसे बेहतर अनुपात की बात है तो 2011 के सेंसस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में यह अनुपात 972 था। हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली भावना धनखड़ उन लड़कियों में हैं जिनके माता पिता ने उन्हें बोझ नहीं बल्कि कुल का दीपक समझा। भावना ने कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है। फिलहाल ये मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन में ऑटोमेशन सलाहकार के तौर पर काम करती हैं और सालाना 19 लाख रुपए कमाती हैं। भावना के मुताबिक ये सब कुछ उनके माता पिता के त्याग से संभव हुआ है। भावना के पिता सतवीर रोहतक के हुमायूंपुर गांव में रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वो पहले खरखोदा और फिर सोनीपत में शिफ्ट हुए। भावना के मुताबिक उनके माता पिता ने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। लड़की भी उतनी ही कैपेबल है जितने लड़के होते हैं। सबको ये बात समझनी चाहिए। हर गांव में, हर घर में जो कहते हैं कि एक लड़की पढ़ेगी तो आगे 4 और इंसानों को पढ़ाएगी, अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी बेटी जो है ना, मेरे बेटे से वो ज़्यादा लगाव भी रखती है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भाई मैंने अपनी बेटी को भी पूरा अवसर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कई घरों में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है। 18 साल की होने के बाद लड़कियों को लेकर जो सामाजिक दबाव रहता है वो उनके परिवार पर भी नजर आने लगता है और कुछ परिवारों को तो लड़कियां खटकने ही लगती हैं। जैसे तैसे किसी भी जाने अनजाने के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। ऐसे में लड़कियां हमेशा अपनी जिंदगी दूसरे के नजरिए से जीने को मजबूर होती हैं।
या फिर यूं कह लें कि जब तक उनको शादी और जिंदगी का मतलब समझ में आता है, उनकी एक उम्र निकल चुकी होती है। लड़कियों की इसी परेशानी को समझते हुए सरकार बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करना चाहती है। क्या इस कदम से कोई बड़ा बदलाव आ सकेगा? यह है 24 साल की आत्मजा राज। मूल रूप से पटना के एक गांव की रहने वाली आत्मजा दिल्ली में पिछले 3 साल से नौकरी कर रही हैं। यह अपने गांव की पहली लड़की हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आत्मजा का कहना है कि नौकरी मिलते ही इनके परिवार की तरफ से शादी करने का दबाव आने लगा। हालांकि ये भी अपना करियर बनाना चाहती हैं। आत्मजा के मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने से उन्हें ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और कम उम्र में मां बनने से होने वाली शारीरिक तकलीफों से निजात मिलेगी। 21 साल उम्र बढ़ा करके कर दी जाती है शादी की, तो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर वो अपनी पढ़ाई थोड़ी उम्र, जैसे जनरली शहरों में ये होता है कि बच्चे 3-4 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर देते हैं, गांव में ऐसी चीज नहीं है। वहां पे लड़कियां पढ़ाई शुरू करती है, हमने देखा है 7-8 साल के हो जाने के बाद से। तो अगर वो लेट भी अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं और उन्हें थोड़ी सी नॉलेज होती है, अवेयरनेस होगी। आबादी में महिलाओं का अनुपात भले ही बढ़ गया है, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। सबसे ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक आज भी देश में 41% महिलाएं ही ऐसी हैं जो 10वीं क्लास से ज्यादा पढ़ पाई हैं। देश में 59% महिलाएं 10वीं से आगे नहीं पढ़ सकी हैं। ग्रामीण इलाकों में तो सिर्फ 33.7% महिलाएं ही 10वीं के आगे पढ़ पाई हैं। 5G के दौर में भी इंटरनेट की पहुंच देश की सिर्फ 33.3% महिलाओं तक ही है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता मिले ताकि वो अपने परिवार पर बोझ न बने। इन योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना प्रमुख है। आजकल चुनावी पारा हाई है। 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और तभी ये बात मुझे और भी जरूरी लगती है कि आज चुनाव में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की जाए। कई राजनीतिक पार्टियां मानती आई हैं कि आमतौर पर महिलाएं चुनाव जिताऊ उम्मीदवार नहीं होती और उन्हें टिकट देने में रिस्क है, लेकिन सौभाग्य से ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों ने अपने 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। अब ये उनकी मजबूरी है या कोई चुनावी रणनीति, वजह जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। ये हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर खास सीट से 2 बार की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा। 47 साल की आराधना ने MBA की पढ़ाई के बाद 11 साल तक पत्रकारिता की और काफी सालों से दिव्यांगों के लिए भी काम कर रही हैं। इनके पिता प्रमोद तिवारी यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। ऐसे में राजनीति में आराधना की एंट्री बहुत मुश्किल नहीं रही। 2017 के विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस के उन गिने चुने उम्मीदवारों में थीं जिन्हें जीत मिली थी। आराधना का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। चाहे कितनी भी मजबूत परिवार की हो, चाहे कितनी भी सक्रिय हो, पर महिलाओं के को जो न्याय है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सोच थी प्रियंका जी की कि उनके लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, पर उनको इस काबिल बनाएं, उनको इतना सशक्त बनाएं कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। और इसी उद्देश्य के साथ ये 40% महिलाओं को टिकट देंगे। महिलाओं को चुनाव के टिकट देने के मामले में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भी मिसाल दी जा सकती है। ममता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया था। टीएमसी की कुल 17 महिला उम्मीदवारों में से 9 महिलाएं सांसद बनी, यानी आधे से ज्यादा महिलाओं ने चुनाव जीता था। शायद यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं के दम पर सत्ता पाने की रणनीति बनाई है। वो इसलिए क्योंकि यूपी में कुल 15 करोड़ वोटरों में
महिला वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ है, यानी लगभग 50%। ऐसे में महिला उम्मीदवारों को 40% टिकट देकर वो आधी आबादी को साधने की कोशिश में है। भले ही कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कमजोर है, लेकिन इस फैसले से बाकी पार्टियों पर भी महिलाओं को टिकट देने का दबाव बढ़ा है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। महिलाएं मुखर हो रही हैं, आगे आ रही हैं, लेकिन इस परिवर्तन की गति अभी कम है। कई तरह के अधिकार और आरक्षण मिलने के बावजूद आज भी पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, बेटे या रिश्तेदार उनकी कुर्सियों पर बैठे और हुक्म चलाते नजर आते हैं। प्रधान पति या सरपंच पति जैसे डेजिग्नेशन सरकार ने नहीं बनाए, लेकिन चलते फर्राटे से हैं। ग्राम सभा की बैठक में महिला प्रधान मूक दर्शक बनी रहती हैं और पतिदेव पूरे जलवे से दहाड़ रहे होते हैं। महिलाएं वही करती हैं जो उनके पति और रिश्तेदार कहते हैं। आरक्षण की वजह से पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन अभी महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हुई कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार और दमदार भूमिका निभा पाएं। ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के डोंगरवाड़ा गांव की सरपंच सरोज साहू। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने की वजह से सरोज को गांव का सरपंच बनने का मौका मिला। सरोज 10वीं पास हैं। ये एक संयुक्त परिवार में रहती हैं। इनके घर में 23 सदस्य हैं। सरोज अपने पति संतोष, सास ससुर और 3 देवरों के साथ रहती हैं। इनके पास 40 एकड़ जमीन है जिस पर ये लोग खेती करते हैं। सरोज का कहना है कि उन पर परिवार का कोई दबाव नहीं है। वो अपनी टीम के जरिए गांव के विकास का काम करती हैं। महिला सरपंच बनती तो ज्यादा अच्छा काम होता है। कैसे? तो महिला उन एक दूसरे से बात कर लेती है, जो भी परेशानी होती है। मतलब हमने नल योजना करवाई, यहाँ पे पानी की बहुत परेशानी थी। मतलब नर्मदा ही जाना पड़ता था और हेडपंप पे भी जाती थी लेडीज, तो घर घर नल करवाया। सरोज की तरह देश की लाखों महिलाओं को आरक्षण के जरिए पंचायत के स्तर पर राजनीति में आने का मौका मिला है। भारत की संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण भले ही न मिल सका हो, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत गांव की महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल 21 राज्यों में इस आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएं हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि कैसे एक महिला इतने ऊंचे संवैधानिक पद तक पहुंच पाई। लेकिन इस मामले में तो हम अमेरिका से बहुत आगे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी कमला हैरिस से 55 साल पहले सुशोभित हो चुकी थी। लेकिन समय के साथ हमने ये एडवांटेज खो दिया। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम रह गई। सच तो यह है कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है और ऐसा ही रहेगा अगर महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने का एक बड़ा कारण है पैट्रियार्की, हमारे समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा। आजादी के 75 साल बाद भी देश में इतनी असमानता क्यों है? क्यों महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ? जब बांग्लादेश जैसा देश संसद में महिला आरक्षण दे सकता है, तो भारत में दशकों बाद भी महिला आरक्षण विधेयक की यह दुर्गति क्यों है?
जब भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की बात होती है तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। चूंकि राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका राजनीति में आना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। लेकिन पुरुषों का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और करीब 16 साल देश की प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाली अब तक वो इकलौती महिला हैं। हमारा गौरव है कि हम भारतवासी हैं। भारत एक देश है, कोई दूसरे देशों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे देशों से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या इसकी महानता रही है, क्या इसके गुण रहे हैं जिसने इसको सदियों नहीं हजारों साल से बचाया रखा है और हर कष्ट का सामना करने को हमारी गरीब जनता को क्षमता और ताकत दी है। वो है हमारी पुरानी परंपरा के जो ऊंचे आदर्श थे। इंदिरा गांधी के अलावा सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें राजनीति के शिखर पर जाने का मौका मिला है। लेकिन देश की संसद और विधानसभाओं में अभी भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आजादी के बाद पहली बार 2019 में सबसे ज्यादा 78 महिला सांसद लोकसभा में चुनकर आईं, लेकिन ये कुल सांसदों का सिर्फ 14% है। अगर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से तुलना करें तो वहां की संसद में 21% महिलाएं हैं, जबकि अमेरिकी संसद में 32% महिलाएं हैं। सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। यही वजह है कि भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण की मांग बरसों से उठ रही है, ताकि कानून बनाने पर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने पर मजबूर हों। ऐसा होने से राजनीतिक स्तर पर तो महिलाएं मजबूत होंगी ही, साथ ही सामाजिक और घरेलू स्तर पर भी वो और सशक्त बनेंगी। महिलाएं अपने मन का करें तो कोई ये क्यों कहे कि अरे हमने उन्हें करने दिया। आप होते कौन हैं उनको कुछ करने या ना करने देने वाले? महिलाओं को कंट्रोल करने का अधिकार आपको दिया किस संविधान ने है? क्या महिलाएं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? सही बात यह है कि ऐसा विचार आना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमारे परिवारों की कोई बड़ी गलती नहीं है। हमारे देश में इस तरह की परंपरा बन गई है जिसे बदलने में सदियां लगेंगी। हमारी बेटियों और महिलाओं के लिए आगे का रास्ता क्या है, इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका देते हैं तो वो आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर होंगी। अभी क्या है कि हमारी जो बेटियां हैं और जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो हमेशा किसी न किसी पुरुष के ऊपर आश्रित रहती हैं। अगर बेटियां पढ़ लेती हैं तो वो आगे समाज के अंदर अग्रसर होंगी, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में होएगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र होगा, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र होगा। हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं जो है समाज के अंदर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती। जेंडर इंक्लूजन नहीं हुआ हर क्षेत्र में। जब हम देखेंगे ज्यादा महिलाएं बसेस ड्राइव कर रही हैं, ज्यादा महिलाएं एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं, या ज्यादा महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, तो दूसरी महिलाओं को एक मनोबल मिलता है और वो भी आगे आती हैं। जितनी महिलाएं राजनीति में आएंगी मुझे लगता है उतना ही एम्पावरमेंट आएगा, सशक्तिकरण आएगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है महिलाओं की पार्लियामेंट में। तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज लखनवी ने यह बात बरसों पहले कही थी, लेकिन अब सचमुच आंचल से परचम बनने लगे हैं। आज महिलाएं होममेकर भी हैं और सीईओज भी। वो खुद को बराबर या बेहतर साबित करने का एक भी मौका चूकना नहीं चाहती। अब वक्त आ गया है कि देश में महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करें, आगे आगे चलें। उम्मीद करता हूं कि जब हम आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तो मेरा यह सपना हकीकत में बदल चुका होगा। अगले हफ्ते भारत का युग लेकर मैं फिर वापस आऊंगा। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।